दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल नेट एडू पर। दोस्तों आज के ये जो चौथा वीडियो है और पार्ट 4 है। और आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन जानने वाले हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने एसएससी, यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2019 के प्रश्न देखे थे। ठीक है, वीडियो नंबर 3 में। और आज चौथा वीडियो है, तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जो है आगे देखते हैं एसएससी सीपीओ 2019 के प्रश्न। ठीक है, एसएससी सीपीओ 2019 के प्रश्न। तो चलिए, एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम डेट था, ठीक है, एग्ज़ाम डेट कब था उसका 9/12/2019 से 13/12/2019 तक। ठीक है, एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था। और इसमें बायोलॉजी में कौन कौन से प्रश्न आए थे वो हम अब इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, और अभी तक जो है पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जब हमें ठंड लगती है या जब डर जाते हैं हम लोग तो कौन सी जो मांसपेशी है वो सिकुड़ जाती है जिसके कारण हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, आप जब मतलब डर जाते हैं कभी या कभी ठंड लगती है तो आपने देखा होगा कि चमड़ी पूरा एकदम जो है सिकुड़ जाता है। तो वो कौन से मांसपेशी के सिकुड़ जाने के कारण होता है। देखिए, पहला है एलास्टिन, दूसरा है अरेक्टर पीली, तीसरा है एपिडर्मिस और चौथा ऑप्शन है कोलेजन। देखिए, जो अरेक्टर पीली मांसपेशी होती है उसके सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है। ऑप्शन है संगुप्त बीज, दूसरा ऑप्शन है छोटी जड़ें, और तीसरा है मोटी छाल, चौथा है लंबा पत्ता या लंबी पत्ती। देखिए, एंजियोस्पर्म की विशेषता है संगुप्त बीज। ठीक है, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, दो दो बीज होते हैं। ठीक है, संगुप्त बीज होते हैं। और अगला प्रश्न चलते हैं, पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर ए। अगला क्या कह रहा है, इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन है कि शरीर के रोम या बाल उत्पन्न करना, दूसरा है कि वृद्धि संबंधी हार्मोन उत्पन्न करना, तीसरा है त्वचा का रंग उत्पन्न करना, चौथा है पसीना उत्पन्न करना। देखिए, इक्राइन ग्रंथियां जो है वो शरीर में पसीना उत्पन्न करती है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इक्राइन ग्रंथियां जो क्या करती हैं, पसीना उत्पन्न करती हैं। अब चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 4। देखिए, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जो जुड़ी हुई थैली होती है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कक्षक, जिसको इंग्लिश में एक्जिला कहा जाता है, और अस्थिकंद जिसको कॉन्डाइल कहा जाता है, और अंत्रांत्र जिसको कायकम कहा जाता है। ठीक है, और अनुत्रिक जिसको कॉक्सिक्स, ठीक है, कॉक्सिक्स कॉक्सिस कह सकते हैं, अनुत्रिक। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, अंधांत्र। ठीक है, अंधांत्र। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी हुई जो थैली होती है उसको अंधांत्र कहा जाता है। ठीक है, कायकम। अब चलिए अगला पांचवा क्या कह रहे हैं, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है। दांत की जो जड़ होती है वो किस पदार्थ से आच्छादित रहती है। तो ऑप्शन है सीमेंटम, दूसरा है डेंटिन, तीसरा है पल्प, और चौथा है इनेमल। देखिए, जो दांत की जड़ होती है वो सीमेंटम पदार्थ से आच्छादित रहती है। ठीक है, सीमेंटम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीमेंटम। अब चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न पादप जगत में, ठीक है, फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है। ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म से, दूसरा है ब्रायोफाइटा से, तीसरा है थाइलोफाइटा से, और चौथा है टेरिडोफाइटा से। देखिए, पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी जो होते हैं वो टेरिडोफाइटा से संबंधित होते हैं। ठीक है,
टेरिडोफाइटा वर्ग से संबंधित रहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचानेंगे। ठीक है, मानव शरीर में दोनों अंग, ठीक है, सॉरी, दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने। ऑप्शन क्या है? यकृत, वृक्क, प्लीहा और मूत्राशय। देखिए, जो मतलब दोनों ओर स्थित होते हैं, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी, तो वो तो वृक्क ही होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला प्रश्न की एक अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? देखिए, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण जो रक्त का थक्का बन जाता है, ठीक है, और घाव से रक्तस्राव बंद होने लगता है, ठीक है, जिसके मतलब उसको क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को? तो ऑप्शन है आधान, दूसरा है उष्मायन, तीसरा है किण्वन, चौथा है स्कंदन। देखिए, उसको स्कंदन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, स्कंदन। अब चलिए अगला प्रश्न, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? ऑप्शन है एक्टिन, दूसरा है केराटिन और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, तीसरा और चौथा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है कोलेजन और चौथा ऑप्शन है इलास्टिन। तो देखिए, ये चार ऑप्शन हमने देख लिए। अब यहाँ पर देखिए आंसर मैं आपको बताता हूँ, ये दूसरा जो ऑप्शन है, ठीक है, केराटिन। ठीक है, केराटिन सही हो जाएगा। ठीक है, केराटिन प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। ठीक है, केराटिन, इसको याद रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, पौधों का हरा रंग, ठीक है, खाली जगह की उपस्थिति के कारण होता है। पौधों में जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है यूरिया और चौथा है ऑक्सीजन। देखिए, जो पौधों का हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है सेल में, ठीक है, उसी के कारण होता है, उसी कलर को क्लोरोफिल कहा जाता है। अब चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पसीना आना या स्वेदन प्रकृति की खाली जगह विधि है। ठीक है, प्रकृति की कौन सी विधि है? तो देखिए, ऑप्शन क्या कह रहा है कि शरीर से अतिरिक्त पानी निकालने की, दूसरा है शरीर से अतिरिक्त लवण निकालने की, और तीसरा है शरीर के आंतरिक तापमान को कम करने की, और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, पसीने की दुर्गंध द्वारा हानिकारक कीड़ों को, ठीक है, हानिकारक कीड़ों को दूर करने की। देखिए, पसीना जो आता है वह प्रकृति की कौन सी विधि है? तो पसीना आने से क्या फायदा होता है? देखिए, पसीना निकलता है तो शरीर के जो आंतरिक तापमान होता है, आंतर शरीर के अंदर जो तापमान होता है वो कम होता है। ठीक है, तो पसीना आना या स्वेदन प्रकृति की शरीर के शारीरिक तापमान को कम करने की विधि है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पसीना आने से क्या होता है, शरीर का तापमान जो है वो कम होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अंतर वसा, ठीक है, ट्रांस वसा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर सही नहीं है वो पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वे हाइड्रोजनीकरण की औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। दूसरा है कि उनकी निधानी आयु यानी सेल्फ लाइफ प्राकृतिक वसा की तुलना में कम होती है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इनका सेवन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और एचडीएल यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल घटाता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2023 तक उनके उन्मूलन का आह्वान किया है। देखिए, जो अंतर्वसा है, ठीक है, उसके संदर्भ में जो ये आपको दिख रहा है पहला, ठीक है, वे हाइड्रोजनीकरण की औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं, ये वाला ऑप्शन, और फिर यहाँ सी, ये जो क्या कह रहा है, इसका सेवन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल घटाता है, और फिर चौथा ऑप्शन जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2023 तक उनके उन्मूलन का आह्वान किया है। ये तीनों सही है। ठीक है, बाकी जो बी नंबर वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर वाला ऑप्शन इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला प्रश्न,
13वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस यकृत शोध विषाणुओं, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरसेस के लिए कोई टीका नहीं है। तो ऑप्शन क्या करें, मतलब क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए कि किस यकृत शोध वायरस, ठीक है, किस यकृत शोध विषाणुओं यानी हेपेटाइटिस वायरसेस के लिए कोई टीका नहीं है, ठीक है। तो किस यकृत, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या कह रहा है, यकृत शोध विषाणु डी, ठीक है, यानी हेपेटाइटिस डी, यकृत शोध विषाणु सी यानी हेपेटाइटिस सी, और यकृत शोध विषाणु ए यानी हेपेटाइटिस ए, और यकृत शोध विषाणु बी हेपेटाइटिस बी। देखिए इनमें से कौन हेपेटाइटिस के लिए जो है वायरस यानी टीका उपलब्ध नहीं है, ठीक है, कौन से हेपेटाइटिस के लिए टीका नहीं है। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस सी जो आपको दिख रहा है, ठीक है, हेपेटाइटिस सी जो है उसके लिए अभी तक टीका उपलब्ध नहीं है, ठीक है, इसके लिए कोई टीका नहीं है, ठीक है, यकृत शोध विषाणु के लिए, शोध विषाणु सी के लिए, ठीक है, कोई टीका उपलब्ध नहीं है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी ए बी और डी के लिए टीका है। अगला क्या कह रहा है, वृक्को और इसके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, वृक्को और इसके कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन क्या कह रहा है, उनकी मूल कार्यात्मक इकाइयों को वृक्काणु यानी नेफ्रॉन्स कहा जाता है। और दूसरा क्या कह रहा है, वे पानी के संतुलन को बनाए रखते हैं और चयापचय अपशिष्ट को निष्कासित करते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रत्येक वृक्काणु के दो भाग होते हैं, कोशिका गुच्छ और वृक्क नलिका, ठीक है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि सरीसृपों में पक्षियों की तुलना में, ठीक है, सरीसृपों में यानी मानवों में जो जमीन पर रहते हैं, ठीक है, पक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वृक्काणु यानी नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। क्या कह रहा है कि सरीसृपों में पक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वृक्काणु होते हैं, ठीक है, ये बात सही नहीं है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्या कह रहा है, 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉम्बे रक्त समूह, ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में सही नहीं है, ठीक है, जितने भी प्रश्न आ रहे हैं सब सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा अगर आप एग्जाम में जाइएगा तो, वरना आपको पता चला कि उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है सही नहीं है और आप पढ़ लिए सही है, ठीक है, तो गलत करके आ जाइएगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। ऑप्शन क्या कह रहा है, इस रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप से संबंधित व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह, ठीक है, ओ रक्त समूह से संबंधित व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, एच प्रतिजन यानी एच एंटीजन के प्रकटन में यह अपूर्ण होता है, ठीक है। और सी ऑप्शन क्या कह रहा है, इसे पहली बार 1952 में डॉक्टर वाई एम भेंडे द्वारा खोजा गया था। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, इनमें न तो ए प्रतिजन यानी एंटीजन या न ही बी प्रतिजन, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर क्या कह रहा है ऑप्शन बी कि एच प्रतिजन के प्रकटन में यह अपूर्ण होता है, ठीक है, प्रतिजन मतलब एंटीजन समझ लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश जानते होंगे तो एंटीजन, प्रतिजन का मतलब प्रतिजन को ही इंग्लिश में एंटीजन कहा जाता है। तो एच एंटीजन के प्रकटन में यह अपूर्ण होता है। और सी क्या कह रहा है, इसे पहली बार 1952 में डॉक्टर वाई एम भेंडे द्वारा खोजा गया था। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, इसमें न तो ए प्रतिजन मतलब ए एंटीजन है और न ही बी एंटीजन है। तो ये तीनों बात सही है, ठीक है, ये तीनों बात सही है और पहला जो है वो गलत है, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, इस रक्त समूह से संबंधित व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह यानी ओ ब्लड ग्रुप से संबंधित व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है, ठीक है, ये जो है गलत है। अब चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस रोग का सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है।
ऑप्शन है छोटी चेचक, दूसरा है गिनिया कृमि रोग जिसको डैंकंकुलियासिस कहा जाता है, ठीक है, ड्रैंकंकुलियासिस, और प्लेग और चेचक। देखिए, जो किस रोग का सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है, तो ऑप्शन डी होगा चेचक, ठीक है। चेचक का सार्वभौमिक निर्मूलन कर दिया गया है, सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है। अगला प्रश्न अब क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 17। आँख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन है आँख की पुतली, दूसरा है आँख की नस, तीसरा है रेटिना और चौथा है नेत्र काचा द्रव, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, रेटिना। रेटिना में ही किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब बनती है, ठीक है, किसी भी वस्तु की छवि उसमें बनती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्या कह रहा है, अच्छा एक क्वेश्चन इसमें रेटिना वाले में और आ सकता है कि आंखों में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ठीक है, आंखों में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना में बनता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्या कह रहा है, प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होती है, ठीक है। ऑप्शन है स्कर्वी, और दूसरा है क्वाशर्कर, तीसरा है घेंघा और चौथा है रिकेट्स। देखिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। अब अगला चलते हैं, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी वगैरह होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है, ठीक है, किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है? ऑप्शन है प्लेग, दूसरा है इन्फ्लुएंजा, तीसरा है हैजा और चौथा है टाइफाइड। देखिए, जो इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, उसी को तारों का बुरा प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। इसका अन्य नाम है इन्फ्लुएंजा का, जिसका क्या कहा जाता है अन्य नाम, तारों का बुरा प्रभाव, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है केशिकाएं, ठीक है, दूसरा है धमनियां, तीसरा है पट और चौथा ऑप्शन है नसें। देखिए, जो रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है उन्हें क्या कहते हैं? धमनियां, ठीक है, धमनियां का कार्य ये होता है, ठीक है। धमनी क्या करता है, जो हृदय से रक्त को दूसरे मतलब शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है, ठीक है। अगला प्रश्न अब क्या कह रहा है, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को, ठीक है, खाली जगह के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। देखिए, ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोटोप्लाज्म, और दूसरा है कोशिका झिल्ली, तीसरा है लाइसोसोम और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, जो मतलब एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। किसी भी जीवित कोशिका में, ठीक है, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं, ठीक है। अब चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी, ठीक है, यानी उसके वजन के आधार पर चरवणिका पेशी जिसको इंग्लिश में मसेटर मांसपेशी कहा जाता है, ठीक है, वो कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन है जबड़ा, जांग, हाथ और छाती। देखिए, वो मतलब वजन के भी आधार पर और मजबूत भी होती है, वो जबड़ा होती है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा जबड़ा। तो जबड़ा काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है, और वजन भी होता है। अब अगला क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? ऑप्शन है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है रुक्षांश रेशा युक्त या रफेज जिसको कहा जाता है, और ऑप्शन डी है विटामिन। देखिए, जो
मतलब वसा जो होते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा वसा, ठीक है। वसा जो होते हैं वो पोषक तत्व प्रति ग्राम, ठीक है, अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। वसा जो है प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? मतलब कौन से जो वनस्पति शास्त्री हैं, ठीक है, जिनके वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों के आरंभिक सृजकों में एक होने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा है अगस्त विल्हेम आइचलर, तीसरा है जोसेफ डाल्टन हुकर और चौथा है जोसेफ कॉक्स, ठीक है, जोसेफ एक्स। तो देखिए, जो अगस्त विल्हेम आइचर हैं, ठीक है, उनके वर्गीकरण को जो है प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त विल्हेम आइचलर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? ऑप्शन है पुष्प योनि, दूसरा है वर्दिका और अगला ऑप्शन और देख लेते हैं आगे। अगला ऑप्शन है वर्तिकाग्र और पुष्प केसर। देखिए, जो पुष्प केसर होता है वो पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? ठीक है, भोजन का पाचन कहाँ पर पूरा होता है? ऑप्शन है आमाशय, मुंह, छोटी आंत और बड़ी आंत। देखिए, ऑप्शन सी जो सही हो जाएगा छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत में जो है पाचन तंत्र खत्म होता है, ठीक है, यहाँ पर भोजन का पाचन पूरा होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तने के उस भाग को क्या कहा जाता है जहाँ पत्ती उत्पन्न होती है? ऑप्शन है कली, अंडप और आसंधी और कंद। देखिए, जो आसंधी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आसंधी, वो मतलब तने के उस भाग को कहा जाता है, ठीक है, आसंधी में पत्ती उत्पन्न होती है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। पत्ती कहाँ पर उत्पन्न होती है? आसंधी में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रतिलेखन, स्थानांतरण, अनुवाद और परिवहन। देखिए, जो प्रतिलेखन होता है, ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी डीएनए से आरएनए तक जो जितनी भी आनुवंशिक जानकारियाँ होती है वो सभी के मतलब प्रवाह की प्रक्रिया को, ठीक है, प्रतिलेखन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिलेखन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है 29वां प्रश्न, टेरिडोफाइट्स प्रजनन कैसे करते हैं? ऑप्शन है बीजाणुओं की सहायता से, दूसरा है बीज की सहायता से, तीसरा है कलिकाओं की सहायता से और चौथा है परागकणों की सहायता से। देखिए, टेरिडोफाइट जो होते हैं वो बीजाणुओं की सहायता से प्रजनन करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, मनुष्यों में हिचकी सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन यानी शिफ्टिंग के कारण होती है? ऑप्शन है मध्यपट जिसको डायफ्राम कहा जाता है, दूसरा है कठन नली जिसको लैरिंक्स कहा जाता है और ऑप्शन सी है फेफड़ों जिसको लंग्स कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश वाला नाम भी याद रखिएगा, और श्वास नली जिसको ट्रैकिया कहा जाता है। अब देखिए, जो डायफ्राम होता है, ठीक है, यानी मध्य पट जिसको हिंदी में कहा जाता है, तो डायफ्राम क्या करता है कि नीचे की ओर स्थानांतरण परिवर्तन करता है, ठीक है, स्थान परिवर्तन करता है जिसके कारण हिचकी आता है। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 31वां, मानव शरीर के किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है? मानव शरीर जो है, मानव शरीर का मतलब पीएच मान कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या कह रहा है कि 8.2 से 8.9, तीसरा है 9.3 से 9.6, चौथा क्या कह रहा है 7.0 से 7.8 और डी क्या कह रहा है 6.0 से 6.2 तक, ठीक है। तो मनुष्य का जो शरीर होता है उसका पीएच मान होता है 7.0 से 7.8 तक, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वायु द्वारा
परागण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? ऑप्शन है एनिमोफिली, दूसरा है सिसियोफिली, तीसरा है एंडोफिली और चौथा है एंजियोप्लास्टी। देखिए, जो वायु द्वारा परागण होता है उसको हम लोग एनिमोफिली के नाम से जानते हैं, ठीक है। एनिमोफिली उसको कहा जाता है, ठीक है। यानी वायु द्वारा जो परागण होता है उसको एनिमोफिली शब्द से बताया जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न, कॉपर स्मिथ बॉर्बेट क्या है? ठीक है, कॉपर स्मिथ बॉर्बेट क्या है? ऑप्शन क्या कह रहा है? पक्षी, दूसरा है छोटा शाकाहारी जीव, तीसरा है मांसाहारी पौधा और चौथा है कीटक। देखिए, कॉपर स्मिथ बॉर्बेट है वो एक पक्षी है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पक्षी का नाम है। अगला जो है देखते हैं प्रश्न, भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है खाली जगह की एक शाखा का उदाहरण है। मतलब भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वह मतलब किस की एक शाखा का उदाहरण है, मतलब वह किसकी एक शाखा का उदाहरण है? तो ऑप्शन है जीवाश्म विज्ञान जिसको पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलॉजी, तीसरा है सोफ्रोलॉजी और चौथा है उत्तक विज्ञान जिसको हेस्टोलॉजी कहा जाता है। भूविज्ञान की वह शाखा है जिसके मतलब जिसके अंतर्गत डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वो जीवाश्म विज्ञान की एक शाखा का उदाहरण है, ठीक है। जीवाश्म विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो पैलियोटोलॉजी, ठीक है, पैलियोंटोलॉजी, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? खाली जगह को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सुसाइड बैग मतलब जिसको आत्महत्या की थैली कह सकते हैं, ठीक है। तो कोशिकाओं में यानी कोशिकाओं में किसको किस अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, सेम क्वेश्चन है। तो खाली जगह लिखा हुआ है, खाली जगह को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है कोशिका रस जिसको सेलुलोज कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन है लयन काय जिसको लाइसोसोम कहा जाता है और तीसरा है कास्ट अपद्रव्यता, ठीक है, जिसको लिग्निन कहा जाता है और चौथा ऑप्शन है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। देखिए, जो सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है कोशिका के उसको लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम को कोशिका में सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। ये लयन काय जिसको हिंदी में कहते हैं लाइसोसोम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किसके आविष्कार के कारण पोलियो का विकास हुआ? ठीक है, पोलियो का टीके का विकास हुआ। चलिए ऑप्शन इसका जानते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर पहला है कि लिनस पॉलिंग, दूसरा है जोनास सॉक, तीसरा है रॉबर्ट वेलबर्ग और चौथा है अर्नेस्ट हैकल। देखिए, जो जोनास सॉल्क हैं, ठीक है, जोनास सॉल्क के कारण ही पोलियो के टीके का विकास हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आते रहता है। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। पानी में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी शायद आ चुका है, ठीक है। पहले के वीडियो में भी ये मैंने बताया है। चलिए, ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका जो पानी में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? लेमन में, ठीक है। जो लेमन होता है, ठीक है, नींबू, उसको हम लोग पानी में घोल देते हैं, ठीक है, तो वह उसी में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मकों का, ठीक है, नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है जिसे खाली जगह कहा जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शुक्राणु, दूसरा है भ्रूण जिसको एम्ब्रियो कहा जाता है, तीसरा है डिम्ब जिसको ऑयुम कहा जाता है और चौथा है युग्मनज जिसको जाइगोट कहा जाता है, ठीक है। तो जो संलयन जो होता है नर और मादा युग्मकों का उसको हम लोग युग्मनज कहते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है क्या? युग्मनज यानी जाइगोट कहा जाता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 39वां प्रश्न क्या कह रहे हैं? पहले ही खाली जगह है, उसके बाद
को कोशिका के शक्ति गृह जिसको पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ये भी प्रश्न पहले के वीडियो में आ चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन है सूत्रकणिका जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। दूसरा है अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और नाभिक जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। ये सब इंग्लिश वाले नाम है, न्यूक्लियस। और कोशिका द्रव्य जिसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो देखिए, कोशिका का शक्ति गृह कहें या पावर हाउस कहें या जो है ऊर्जा घर कहें या ऊर्जा गृह कहें, सब एक ही होता है, ठीक है। और वो सभी किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। जिसको माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, ठीक है। हिंदी वाला नाम बहुत कम यूज होता है, इंग्लिश वाला नाम ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इंग्लिश वाला याद। अगला क्या कह रहा है? रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है जो खाली जगह कहलाती है, ठीक है। जो खाली जगह दिया हुआ है, मतलब वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है उपास्थेणु जिसको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है लसिका कोशिकाएं जिसको लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। और तीसरा ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं जिसको एंथ्रियोसाइट्स कहा जाता है, सॉरी एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। और अगला क्या है? बिम्बाणु जिसको प्लेटलेट्स कहा जाता है। देखिए, जो रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति में रक्त का जो थक्का बनता है, ठीक है, जैसे कहीं पर कट जाता है, अगर मान लीजिए कि कहीं पर कट गया तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, तो ब्लड को जो है थक्का बनाने के लिए, ठीक है, रक्त को थक्का बनाने के लिए किसके कारण बनता है, मतलब रक्त का जो थक्का बनता है वो किसके कारण बनता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिम्बाणु, ठीक है, जिसको प्लेटलेट्स कहा जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स का आकार कुछ इस तरह का होता है, जैसे चॉकलेट जैसा, ठीक है। तो वही रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि रक्त का थक्का बनना किससे होता है, ठीक है, या किसके कारण होता है? तो प्लेटलेट सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन हुआ। अब अगले जो है वीडियो में हम लोग जानेंगे एसएससी एमटीएस 2019 के प्रश्न, जिसका एग्जाम डेट था 2/8/2019 से 22/8/2019 तक, ठीक है। इसके भी प्रश्न हम लोग जानेंगे। तो यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ और एसएससी एमटीएस 2019 के प्रश्न के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।